नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बजट 2024 में। क्योंकि आम चुनाव के बाद में लगातार तीसरी बार सरकार में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतिहास से ये पहला बजट होगा और निर्मला सीतारमण जो कि देश की वित्त मंत्री हैं, वो लगातार उनके पास 7वां मौका होगा अचल, जो कि वो बजट पेश करेंगे और एक रिकॉर्ड उनके नाम होगा। लेकिन चुनौती यही है कि मौजूदा हालात में, चाहे वो देश के आर्थिक हालात हो या फिर वैश्विक चुनौतियां हों, उसके बीच में कितनी बड़ी गुंजाइश है वित्त मंत्री के पास में, किसके हिस्से में क्या वो दे पाएंगी और किस तरीके से रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का जो उनका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस दिशा को आगे कैसे बढ़ाती नजर आएगी। क्योंकि मोदी 3.0 में निरंतरता लगातार दिखी है सरकार में, क्या वो आर्थिक नीतियों में भी दिखाई पड़ेगी? उस विशेष पेशकश में मैं हूं आपके साथ आरेंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया आरेंद्र। ये उम्मीदों का बजट होगा। जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री को कल सुना, उन्होंने कहा कि जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, उसकी छाप इस बजट में नजर आएगी। आपका बजट, मेरा बजट, सबका बजट। और उस लिहाज से जो फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट हमने कल देखा, आर्थिक सर्वे जिसे हम कहते हैं, आसान भाषा में पिछले वित्तीय वर्ष में जो काम तमाम मोर्चों पर सरकार ने किया, उसका खाका आपके सामने पेश किया गया, एक ब्लूप्रिंट हम कह सकते हैं। और अब आने वाला जो साल है, यानी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसमें ये तमाम जो अहम सेक्टर्स हैं, हम बात करते हैं एमएसएमई, एग्री, वुमेन एम्पावरमेंट, आईटी, इनमें जो तमाम चेंजेस आएंगे या जो प्रावधान किए जाएंगे, वो इस बार के बजट में दिखते हैं या नहीं, ये हम सभी अब से कुछ ही देर में जो खास पेशकश सुबह से चली आ रही है, उसमें हमारे साथ विशिष्ट मेहमान जुड़ेंगे, हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो पल पल की अपडेट्स हमारे साथ साझा करेंगे। और बहुत ही रोमांचक दृश्य होते हैं, लगातार आपके साथ साझा करते हैं कि जब वित्त मंत्री साहिबा अपने घर से निकलती हैं, फिर पहुंचती हैं राष्ट्रपति भवन, तो ये तमाम जो बातें हैं, ये इस मंच से हम आपके साथ करेंगे साझा। और वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, वो हमें देखना होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है उम्मीद इस बात को लेकर आंचल आपकी भी ज्यादा होगी कि आधी आबादी के हिस्से में क्या आता है, इसके अलावा देश के अलग अलग वर्ग के हिस्से में क्या आता है। क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से कहते आ रहे हैं कि ये महिला उन्मुखी विकास यानी वुमेन लेड डेवलपमेंट, और जिन 4 स्तंभों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, उनमें महिला एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और मेहमानों का जब हम आपसे तारुफ कराएंगे और साफ तौर पर जो ग्राउंड रिपोर्टर्स जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि मोदी 3.0 का जो पहला आम बजट पेश होने जा रहा है, जो बेहद कई मायनों में खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का इतिहास बनाने जा रही हैं। वहीं वित्त मंत्री की बजट घोषणाओं पर सबकी नजरें होंगी। प्रधानमंत्री ने इसे अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट कहा है, क्योंकि लगातार तीसरी बार सत्ता में आई सरकार द्वारा बजट पेश करने का जो गौरवशाली एक घटना है, इसे हम साक्षी बनकर आज देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं यह खास रिपोर्ट उसी से जुड़ी हुई। केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद संसद में पेश होने वाले आम बजट पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024 पेश करने से पहले अपनी टीम के साथ फोटो ऑप किया। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 7वां बजट होगा। ये बेहद खास होगा क्योंकि इसी के साथ वो मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का इतिहास भी बनाएंगी। लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद राज्यसभा में भी आम बजट की कॉपी सभा पटल पर रखी जाएगी। आम बजट में अर्थव्यवस्था को रफ्तार के साथ रोजगार और निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। साथ ही उद्योग, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़ी घोषणाओं पर सबकी नजर होगी। वित्त मंत्री एमएसएमई समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई कदमों का ऐलान कर सकती हैं। अगले 25 साल के विकास की बुनियाद तैयार करने वाले बजट में बुनियादी ढांचे की मजबूती और विकसित भारत के निर्माण पर भी खास जोर रहेगा। रेल, राजमार्ग और हवाई संपर्क परियोजनाओं को रफ्तार मिल सकती है। वहीं इस बजट से महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और मध्य वर्ग को भी राहत की उम्मीद है। इस बार का जो बजट आने वाला है, उसमें व्यापारियों को बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि व्यापारियों के लिए बहुत राहत प्रदान की जाएगी। बजट में ऐसे प्रावधान करना चाहिए केंद्रीय बजट में, और बिहार में भी ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए जिससे रोजगार की जो बड़ी संभावना है उसको
आगे बढ़ाया जाए। लोन मिले कि हम जो बिजनेस करना चाहते हैं कि हम आराम से करें और हम अपने पाँव पे खुद से आराम से खड़े हो जाएं। बजट सत्र की शुरुआत से पहले सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पेश होने वाला बजट कैसा होगा इसके संकेत दे दिए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार निर्धारित अवधि में दी गई गारंटियों को वास्तविक रूप से साकार करने के लिए काम कर रही है और ये बजट मौजूदा सरकार के अगले 5 वर्षों की दिशा निर्धारित करते हुए 2047 तक विकसित भारत के सपने की मजबूत नींव भी रखेगा। ये बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। पिछले लगातार 3 वर्षों में करीब 8% की वृद्धि के साथ भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है। आर्थिक सर्वे के आंकड़ों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति की झलक मिलती है। साथ ही ये सर्वे सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणामों को भी दिखाता है। इसमें बताया गया है कि अमृतकाल की विकास रणनीति जिन 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है उनमें निजी निवेश को प्रोत्साहन, एमएसएमई का विस्तार, विकास के इंजन के रूप में कृषि ऊर्जा बदलाव के लिए हरित स्रोतों को अपनाने के लिए वित्त पोषण, शिक्षा व रोजगार के बीच खाई को पाटना और राज्यों का क्षमता निर्माण शामिल है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री विकसित भारत के निर्माण के साथ ही सभी सेक्टर्स का ध्यान रखते हुए बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हर बजट कुछ न कुछ खास रहा है। निर्मला सीतारमण ने 2019 में जब अपना पहला बजट पेश किया था तब उन्होंने ब्रीफकेस में बजट दस्तावेज लाने की परंपरा तोड़कर बही खाते में बजट पेश किया था। साल 2020 में उन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के बीच अपना तीसरा बजट 2021 में पेश किया, तो इस बजट ने भी देश के पहले डिजिटल या पेपरलेस बजट होने का इतिहास बनाया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में आजादी के 75वें साल में केंद्रीय बजट पेश किया था, जिसमें भारत @100 तक पहुंचने की 25 वर्षों की लंबी अवधि यानी अमृतकाल के लिए ब्लूप्रिंट का उल्लेख किया गया था। 2023 में निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का पहला बजट पेश किया और 2024 में आम चुनाव से पहले उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी थी। अब भारत की विकास यात्रा में वो समय आ गया है जब नए संकल्पों को आधार बनाकर अमृतकाल के लक्ष्यों की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाए, जिससे कि साल 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरा करे तब समृद्धि के नए शिखर को छूने का सपना पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा किस प्रकार से तमाम उम्मीदें, अपेक्षाएं हैं आंचल हर एक वर्ग को, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 बार बजट पेश कर चुकी हैं 2019 से लेकर। तो उनके परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो एक तरीके से निरंतरता है वो कैसी रहेगी, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवीन वाधवा जी, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा राहुल गुप्ता जी हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि इस वक्त जब अपने आप में जो स्थिति है वित्त मंत्री के पास में, क्या उनके पास में गुंजाइश है? किन सेक्टर्स से वो पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करती नजर आएंगी और कहां पे देती नजर आएंगी? क्योंकि सामाजिक योजनाओं पे बात की जाए, उस पर भी खर्च की कटौती की गुंजाइश बहुत लगती नहीं है, लेकिन राजकोषीय घाटे को भी ध्यान रखने की जरूरत होगी। देखिए, सरकारी बजट पिछले 10 सालों में 18 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ टच होने आ रहा है, मतलब आधा करोड़, इतना बड़ा पब्लिक एक्सपेंडिचर 2014 से आप बता 2014 से अब तक के अंदर 10 सालों के अंदर। तो मुझे लगता है वित्त मंत्री के पास बहुत स्कोप है खर्चा करने का, देश को पंप देने का यहाँ से, और पब्लिक एक्सपेंडिचर
और पब्लिक कंजम्पशन, दोनों के ऊपर फोकस रहेगा, दोनों को बढ़ाने के ऊपर थॉट प्रोसेस रहेगा। और जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की जो एक समस्या आज बनी हुई है, उसको देखते हुए MSME को बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए। जो लोग खुद उद्योग स्टार्ट करेंगे और अपने से आगे लोगों को जॉब्स देंगे, वो चीज़ सरकार के फोकस में रहेगी। पिछले 2 सालों के अंदर जो समस्या सरकार को असली दिख रही है फ्यूचर के अंदर आती हुई, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, बिजनेस क्रिएशन। तो मुझे लगता है सरकार अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन से बिजनेस क्रिएशन की तरफ बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने पिछले 2 साल में ये बात कई बार कही है। नए उद्योगों के लिए टैक्स एग्जेम्पशंस दी हैं। जो टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म हो रही है नए उद्योगों के लिए, मुझे लगता है वो बढ़ाई जाएगी। और कहीं ना कहीं CGTSME स्कीम, एक स्कीम है भारत सरकार की CGTSME, बिना कोलैटरल के लिए सरकार 1 करोड़ से 2 करोड़ का लोन देती है किसी भी नए उद्योगपति को। तो मेरा मानना है उसमें वैल्यू बढ़ेगी, उसमें आसानी बढ़ेगी, और कोई ना कोई उसका ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया जाएगा कि आप यदि इतनी आय कमा रहे हैं और इतना व्यापार कर रहे हैं टर्नओवर बेस्ड, तो खुद ही आपको CGTSME से लोन मिलेगा। तो मेरा मानना है खर्चा और इन्वेस्टमेंट सरकार दोनों पे फोकस करेगी, जिससे कि आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह पे काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, खर्चा, इन्वेस्टमेंट और वित्तीय अनुशासन, इन तीनों को साथ लेकर चलना सरकार की प्राथमिकता में रहेगा। हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान है, उसके अलावा हमारे रिपोर्टर्स भी पल पल के अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र मिश्रा और साथ ही साथ दिल्ली से और मुंबई से, जो कि आर्थिक हम मान सकते हैं राजधानी है, उससे जुड़े हुए हैं शिशिर शेलार। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे शैलेंद्र, ये 3.0 मोदी सरकार का जो बजट है, पहला बजट अगर हम कहें, और 7वीं बार इसे वित्त मंत्री साहिबा पेश करने जा रही हैं। उम्मीदें और आकांक्षाएं बहुत है, लेकिन प्रधानमंत्री के वक्तव्य में कल इस बात की छाप साफ तौर पर नजर आई कि जब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 की, आने वाला बजट जो कि आज पेश होगा वो उसी का मार्ग प्रशस्त करता हुआ नजर आएगा। शैलेंद्र। बिल्कुल आंचल, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो बजट है आज का, वो विकसित भारत के लिए नींव रखने वाला होगा। तो संकेत बहुत स्पष्ट है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, जिस पर सरकार आगे बढ़ी है, उसकी एक झलक दिखाई देगी। यानी जो कोर सेक्टर्स हैं, जहां पर हम देखेंगे कि विकसित भारत के लिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेहतर चाहिए और तमाम जो जरूरतें हैं, उस तरफ पर्याप्त धन का इंतजाम और वहां पर प्रोत्साहन, PLI स्कीम, अगर कल का आप आर्थिक सर्वेक्षण देखें तो उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि PLI स्कीम जिन सेक्टर्स में लागू की गई, उसके सकारात्मक नतीजे आए हैं। और आप देखेंगे कि जो प्रोत्साहन हम आत्मनिर्भर भारत को दे रहे हैं, वो और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप देखें आर्थिक सर्वेक्षण, उसने एग्रीकल्चर जो ग्रोथ रेट है उसे 4% से ऊपर बीते अगर कुछ वर्षों में देखें, उसका एवरेज बताया है, तो वहां पर हम एक अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी और समर्थन किस तरह से हो, कहा जा रहा है कि किसानों को जो सस्ते दर पर कर्ज मिलता है उसकी सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह के कदम भी हम देखेंगे। आज सबकी निगाहें होंगी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घर से निकलेंगी, नॉर्थ ब्लॉक पहुंचेंगी वित्त मंत्रालय, और जब संसद भवन परिसर पहुंचेंगी वहां पर हम देखेंगे कि मीडिया बहुत उत्सुकता से इंतजार करता है। और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी जहां पर बजट दस्तावेजों को मंजूरी दी जाएगी, और उसके बाद 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी बजट आने वाला होता है, हर सेक्टर्स की उम्मीदें होती हैं, आम आदमी की उम्मीदें होती है, और नौकरी पेशा की तो उम्मीद यही होती है कि आयकर में कुछ छूट मिले। हम जानते हैं कि जब ये सबसे बड़ा सवाल है शैलेंद्र कि आयकर स्लैब में कोई चेंज होगा, न्यू रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, क्या 80C की जो दायरा है कटौती का उसको बढ़ाया जाएगा, ये सवाल है। और हमारे साथ क्योंकि अमरेंद्र भी अभी कुछ देर में जुड़ेंगे, क्योंकि वो वित्त मंत्री के आवास पर मौजूद है। आरेंद्र, सबसे बड़ा हलचल का हम कहते थे केंद्र है, अभी कुछ देर में, अच्छा जुड़ गए अमरेंद्र। अमरेंद्र, अगर हम बात करें कुछ मीठा हो जाए, क्या कुछ मीठा होने की उम्मीद है? हम जानते हैं कि हलवा सेरेमनी से शुरुआत की जाती है बजट दस्तावेज की छपाई की, वो छप चुका है, सबके पास होगा, कुछ ही देर में हम सबके बीच होगा। तो कुछ मीठा हो जाए, पॉजिटिव सकारात्मक अप्रोच के साथ आज हम उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री साहिबा निकलेंगी घर से। बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा, कुछ मीठा हो जाए, और यही उम्मीद पूरा देश कर रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की 3.0 की सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है, और वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का ये 7वां बजट होगा। और ऐसे में खासा उम्मीदें भरी निगाहों से पूरा देश देख रहा है। और इस वक्त मैं निर्मला सीतारमण के घर के बाहर हूं, जो वित्त मंत्री हैं। इस वक्त उनके घर के बाहर हलचल सी बढ़ गई है, क्योंकि
बताया ये जा रहा है कि 8:35 या 40 मिनट पर वो अपने इस सरकारी आवास से निकलेंगी और नॉर्थ ब्लॉक जाएंगी और नॉर्थ ब्लॉक पर वो कुछ अधिकारियों से मिलेंगी, बजट पर चर्चा करेंगी और उसके बाद जो टैबलेट्स है, जो बजट का एक नया स्वरूप है, उसके साथ जो पंकज चौधरी एमओएस और कुछ अधिकारियों के साथ वो अपने वित्त मंत्रालय के बाहर मीडिया से रूबरू होंगी, उस टैबलेट के साथ रूबरू होंगी और चूंकि वही टैबलेट में उम्मीदें हैं पूरे देश को, तो वो एक दीदार करने के लिए पूरा देश रहता है। फिर उसके बाद वो वहां से निकल के पार्लियामेंट जाएंगी और पार्लियामेंट में कैबिनेट की बैठक होगी, उसका मंजूरी दी जाएगी और 11 बजे ठीक वो बजट प्रस्तुत करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि जो ये बजट है वो विकसित भारत के सपनों का बजट होगा, क्योंकि इसमें वो उम्मीदें देख रहे हैं। और जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि जो आर्थिक सर्वे आया है उसमें भी खास तौर पर इस बजट को लेकर जो रोड मैप अगर देखें तो खासा एक पॉजिटिव वे में ये जा रहा है। जिस तरह से रोजगार की बात की जा रही है तो अमरेंद्र, ये दरवाजा जब खुलेगा ना, बिल्कुल अमरेंद्र आपके पास वापस आएंगे क्योंकि वो हॉट सेंटर है। उम्मीदें हैं तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हॉट सेंटर है और यहाँ से तो सारी हलचल होनी है। और जिस दरवाजे का मैं जिक्र करूँ जो आपके पीछे जो हम अपने विजुअल्स में दिखा रहे हैं, जहाँ से कुछ ही देर में वित्त मंत्री साहिबा निकलेंगी, तो अभी अचानक एक गाड़ी निकली, हालांकि उसमें वित्त मंत्री महोदया नहीं थी, लेकिन सारे कैमरे का फोकस वही है क्योंकि किस गाड़ी में वो निकलेंगी। हालांकि कई जो बीट रिपोर्टर्स वो जानते हैं, बट फिर भी कैमरे की नजर हर गाड़ी की ओर जाती है कि इसमें से कौन निकल रहा है। अमरेंद्र, हम आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी शिशिर सेलार भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। उसके अलावा फिर हम हमारे जो गेस्ट स्टूडियो में बैठे हैं उनके पास भी हम रुख करेंगे। शिशिर, कल के हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे के बाद में क्या एक गुंजाइश बनती नजर आ रही है, जिसको लेकर जो बात आंचल ने कही कि जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, वहाँ का जो एक बड़ा इंडस्ट्रियल वर्ग है वो किस प्रकार की उम्मीदें लगाए बैठा है? क्योंकि सेंटिमेंट सबसे पहले हम बाजार के तरीके से ही देखते हैं, जैसे जैसे बजट पढ़ा जाता है अप डाउन दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, तो आज उस एक तरीके से ग्राफ पे भी नजर रहेगी। शिशिर, बिल्कुल, देखिए अरुण, इस वक्त अगर मार्केट की हम बात करें तो मार्केट पिछले 2 दिनों से अगर देखा जाए जो उसमें उतार दिखाई दे रहा है, वो कारण ये भी है कि कुछ कंपनीज के जो नतीजे हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स है वो आ चुके हैं। लेकिन जहां तक बजट की बात करें तो इस वक्त मार्केट जो है काफी कॉशियस है बजट के आंकड़ों को लेकर, खासतौर पर इंडस्ट्री भी और साथ ही साथ अब बात करें आम लोगों की तो उनकी भी, क्योंकि देखिए एक्सपेक्टेशन का बाजार इस वक्त काफी गर्म है और ऐसे में इस बाजार में ये भी खबरें आ रही है कि किस प्रकार से कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर के ऊपर किस प्रकार से खर्च किया जाए, साथ ही साथ कैपिटल मार्केट पे क्या सरकार टैक्स लगाएगी कि नहीं, ये कई सारे सवाल हम अमूमन मुंबई से जब रूबरू होते तो पूछते हैं कि क्या कैपिटल जो हमारा मार्केट में होगा उस पर भी टैक्स लगेगा या नहीं। हालांकि इसके ऊपर भी इस वक्त मार्केट खासा ध्यान दिए हुए है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, खासतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स की कंपेयर जब करते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स तो मार्केट में बहुत सारे आते हैं, डीआईएस भी मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में रिटेल इन्वेस्टर्स भी बढ़े हैं। अब मार्केट में जिस प्रकार से खबरें आ रही है कि क्या इस बार जो है मार्केट का जो एक आय होती है क्या उस पर सरकार जो है वो टैक्स लगाएगी, जो एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं क्या उस पर भी टैक्स लगा सकती है सरकार, ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त मार्केट काफी कॉशियस है, खासतौर पर इन्वेस्टर्स भी काफी कॉशियस है। लेकिन जिस प्रकार से मूव देखना चाहिए अब तक मार्केट में मूव दिखाई नहीं दिया है। लेकिन जिस प्रकार से हमने बजट के पहले अगर एक सबसे बड़ा अगर डेवलपमेंट देखा था वो सरकार जब स्थापन हुई थी उसके बाद मार्केट, हालांकि उसके बाद गिरा था, लेकिन 2 दिन बाद ही मार्केट जब सरकार स्थापन हुई तो मार्केट ने देखा किस प्रकार से उछाल लिया है। जी, अभी सरकार अगर बात करें मार्केट को तो मार्केट ये आश्वस्त है कि कई जी बिल्कुल शिशिर, कॉशियस अप्रोच और करेक्शन की उम्मीद और खास तौर पर करेक्शन मुनाफा वसूली करती हुई कंपनी, क्योंकि और भी कई फैक्टर्स है। लेकिन एक बड़ी खबर भी हमारे साथ आ रही है, वो भी आपसे साझा करते हैं कि साफ तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण की जब हम बात करते हैं तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जो हैं वो वित्त मंत्रालय पहुंच गए। इस वक्त की बड़ी खबर, हम आम बजट से जुड़ी हुई ये तमाम बड़ी खबरें आपसे साझा करेंगे। तो सबसे पहली जो बड़ी खबर जो साझा कर रहे हैं हम, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक पहुंच गए हैं, क्योंकि अब वो एक अंतिम एक तरीके से चरण और अंतिम वो पहल बजट से पहले की, जहां पे मंत्री से लेके तमाम वरिष्ठ अधिकारी एक अंतिम स्वरूप देने की एक तरीके से स्थिति में है। और ऐसे में एमओएस पहले पहुंचे, उसके बाद जिस बात का जिक्र आंचल आप कर रही थी कि वित्त मंत्री साहिबा खुद अब पहुंचने वाली हैं, और जो अमरेंद्र बता रहे थे लगभग 8:35 के आसपास वो घर से निकलेंगी, बहुत मुश्किल 5 मिनट लगेगा। जो टेस्ट पेपर तैयार है उसको कितने नंबर जनता देगी, कितने नंबर और कितनी प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, अब आज उसका हम मान सकते हैं फाइनल द डी डे है, द रिजल्ट है।
हमारे साथ स्टूडियो में भी मेहमान मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन लगातार यह खबर कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय पहुंच गए। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के लिए भी बहुत अहम होता है आज का दिन आरेंद्र, क्योंकि कितने महीनों की मेहनत और करीबन 1 महीने से ज़्यादा का समय होता है जो ये पूरी टीम है वो अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाती। खासतौर पर जो छपाई होती है दस्तावेज की वो बहुत गोपनीय रखी जाती है, और इस गोपनीयता के पीछे जो आशय है वो यही है कि ये जब डॉक्यूमेंट हमारे सामने आएगा तो वो देश की उस आर्थिक स्थिति को हमारे सामने पेश करेगा, और क्या पॉपुलिस्ट रहेगा या रिफॉर्मिस्ट रहेगा कुछ ही देर में पता लगेगा। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भी गेस्ट मौजूद है नवीन जी, जो कि टैक्स एक्सपर्ट है। कैपिटल गेन टैक्स, जिसका जिक्र अभी शिशिर शेलार मुंबई से कर रहे थे, क्या लगता है आपको इस बार वित्त मंत्री साहिबा के पिटारे से इस मोर्चे पर क्या कुछ निकल कर आएगा? क्योंकि उद्योग जगत बहुत समय से कटौती की मांग कर रहा है कैपिटल गेन टैक्स पर। नवीन जी, कैपिटल गेन टैक्स में मुझे लग रहा है कि 2 चीज़ों में बदलाव मुझे लगते हैं। एक तो डेरिवेटिव्स आपको पता है सेबी ने भी कई बार हाईलाइट किया है, जिस तरीके से यंगस्टर्स अपना अच्छा खासा पैसा गंवा रहा है मार्केट में। मुझे लगता है डेरिवेटिव्स को लेकर सरकार काफ़ी अच्छा खासा बदलाव करने जा रही है। अगर हम लोग करंट देखें तो डेरिवेटिव्स को अभी नॉन स्पेकुलेटिव माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बजट में काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में डाल दे। उससे काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा। एक तो 4 साल तक आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेकुलेटिव लॉस को स्पेकुलेटिव गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, आप अपने नॉर्मल बिजनेस गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़े बदलाव की मुझे उम्मीद है, और कोई बड़ी बात नहीं है अगर सरकार लॉसेस को कुछ हद तक कैरी फॉरवर्ड अलाउ ना करे, जिससे कि जो छोटा इन्वेस्टर्स है वो डेरिवेटिव से थोड़ा सा दूर रहे। एक बदलाव मुझे इसकी बहुत हाई चांसेस मुझे लगते हैं। दूसरा, कैपिटल गेन टैक्स पे हालांकि बज़ है कि मार्केट में शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेके 12 महीने से बढ़ा के 24 महीने किया जाएगा, और शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी शायद बढ़ाया जाएगा। मुझे लगता है कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी नीड नहीं है। जैसा अभी राहुल ने भी बताया कि 45 लाख करोड़ का बजट हो चुका है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू काफ़ी है। मुझे लगता नहीं कि कैपिटल गेन पे इतना सीवियर इम्पैक्ट करने की ज़रूरत है। अभी इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो एक बुल फेज में है। इस तरीके का कोई भी स्टेप एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। मुझे लगता है एक्सेप्ट डेरिवेटिव्स, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा रिस्क लेती नहीं दिखाई दे रही हैं कि वो कैपिटल गेन टैक्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव करेंगी। जी राहुल जी, आपको लगता है कि एक दिशा देने के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि अगले 5 साल के लिए दिशा देने का एक मौका होगा वित्त मंत्री जी के पास में, उस दिशा में क्या एक बड़ा डायरेक्शन दिखाई पड़ेगा? इंडस्ट्री को लेकर बात की जाए, और हम अगर इकोनॉमिक सर्वे से थोड़ा सा ले तो कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे फोकस नजर आ सकता है, और राज्यों की क्षमताओं को लेकर भी कैसे इनहेंस किया जाए स्टेट्स को भी, ताकि ओवरऑल हम देश के नाते आगे बढ़ सकें। एक क्या डायरेक्शन, एक फोकस नजर आ सकता है? मुझे देखिए 3 चीज़ दिखती हैं। एक तो स्पीडी डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री ने अब जो प्रोग्राम्स की भी बात कर रहे हैं वो 100 दिन 150 दिन, तो प्रधानमंत्री ऐसा चाहते हैं कि जो भी चीज़ करी जाए उसको नापा जाए 100-150 दिन में। ऐसा नहीं जो चीज़ चालू कर दें वो चलती चली जाए और साल 2 साल बाद पता चले कहाँ पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है स्मॉल प्रोग्राम, स्मॉल इनिशिएटिव्स दिखेंगे सरकार की तरफ से। जैसे इन्फ्लेशन ऑन हैंड एक समस्या है, खाने की चीज़ों में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड दिख रहा है। तो मुझे लगता है एमएसपी और इन्फ्लेशन, इसका बैलेंसिंग कहीं ना कहीं करा जाएगा, जिससे किसान को एश्योरेंस ऑफ एमएसपी मिले और कहीं ना कहीं फूड प्राइसेस ना बढ़े आगे। क्योंकि देखिए एक तरफ तो आज भी एग्जेम्पशन लेवल 3 लाख के ऊपर ही है, तो सरकार ये मानती है कि 3 लाख तक कमाने वाले को टैक्स नहीं देना चाहिए, परंतु उधर खाने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जेम्पशन लेवल बढ़ेगा। खाने की चीज़ों को कंटेन करने के लिए गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग के ऊपर भी सरकार ने 5 साल पहले काफ़ी एग्जेम्पशंस अलाउ करी थी इनकम टैक्स में, कि यदि आप वेयर हाउस खोलेंगे और उसमें सामान रखेंगे तो 5 साल तक आप पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा यदि उस समय में स्टार्ट करेंगे। तो मेरा मानना है कि दोबारा उस तरह का इनिशिएटिव दिखेगा कि फूड आइटम्स किसी ना किसी तरह कंटेन करी जाएं, सरप्लस हो बाजार में, जिससे कि शॉर्टेज ना क्रिएट हो और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड ना आए। अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध चल रहा है उसके हिसाब से जो यूक्रेन, जो कि काफी बड़ा फ्रूट का प्रोड्यूसर था जी, तो जितने भी तेल हैं, खाद्य तेल हैं, उसकी काफी सारी सप्लाई पूरी दुनिया में वहां से आती थी। एनर्जी और फूड सिक्योरिटी को लेकर सप्लाई चेन का एक बड़ा कंसर्न है। उसके बावजूद भारत में दुनिया के मुकाबले एक बेहतरी है, क्योंकि दुनिया की ग्रोथ देखा जाए तो 3.2 के आसपास है, यानी कि वैश्विक जो ग्रोथ है वो 3.2 के आसपास है आंचल, लेकिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस बात को समझने की भी कोशिश करेंगे कि निजी क्षेत्र के माध्यम से निवेश बढ़ाने को लेकर क्यों इकोनॉमिक सर्वे में एक ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। फिलहाल
हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके, उससे पहले कुछ और तस्वीरें भी दिखा लेते हैं, हम उसका जिक्र करते हैं। और उस तस्वीरों में हमने अभी जिक्र किया था कैसे वित्त राज्य मंत्री पीपी चौधरी जी पहुंचे हुए थे वित्त मंत्रालय, वो तस्वीरें भी अब पहुंच गई हैं और अपने आप में ऐसे ही तस्वीरों का सिलसिला अब लगातार नॉर्थ ब्लॉक पे दिखाई पड़ता रहेगा। वित्त राज्य मंत्री पीपी चौधरी जी पहुंचे हैं और निश्चित तौर से ये एक अंतिम क्षण आंचल जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे तैयारियों का, कि भाई अब ये पहुंच गए हैं, पीछे पीछे अभी वित्त मंत्री साहिबा भी आएंगी, पूरी टीम होगी, फिर एक फोटो अप होगा और ये सूचक है इस बात का कि बजट आने वाला है, बहुत कुछ लाने वाला है, जिसका लगातार हम इस चर्चा और मंथन कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं, क्या इस बार सरकार का फोकस इंफ्रा के तमाम प्रोजेक्ट्स पर होगा या फिर तमाम वेलफेयर स्कीम्स पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का इस खास पेशकश में कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी, वो पूरे साल के लिए वो, अब उसमें कुछ बदलाव होगा नहीं। ड्रीम्स हमारी पहचान है, चाहे वो जिंदगी को नए मुकाम पर ले जाना हो या अपने सपनों को पंख देना। हर एक सपना है खास और इन खुशियों को पूरा करने के लिए जरूरी है एक मजबूत बैंकिंग साथी का साथ। आपके सपनों को सच करने में हम हैं, आपके भरोसेमंद बैंकिंग साथी। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, ए सत्यानाश, भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि CII के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या कहना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष के लिए जो आर्थिक विकास की दर है वो 6.5 से 7% रहने का अनुमान जताया गया। और उद्योग संगठन CII ने आर्थिक समीक्षा के जो आंकड़े कल साझा किए गए हैं उस पर खुशी जताई है। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे पर्सनल इनकम टैक्स लेके यही विचार है कि एक पर्सनल इनकम टैक्स का पूरा ढांचा को एक बार रीलुक किया जाए ताकि सो दैट कॉमन मैन, मिडिल क्लास एंड पीपल इन द पुअरर सेक्शन, उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आ सके ताकि उनको जो एक्सपेंडिचर जो होते हैं हाउस होल्ड में उसके ऊपर वो हेल्थ केयर में, एजुकेशन में वगैरह में ज़्यादा स्पेंड कर सके ठीक से। और दूसरा एक जो उनका कंजम्पशन का जो कंजम्पशन डिमांड वहाँ से काफ़ी स्ट्रांगली आएगा, ये हमारी उम्मीद है। तो इसीलिए हम डिस्पोजेबल इनकम फॉर द कॉमन मैन, फॉर द मिडिल क्लास, वी वांट, उसको हम कैसे बजट में देख सकते हैं, उसका उम्मीद हमारा है। वहीं CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार देश में आर्थिक गतिविधि में तेजी लाने के लिए आम बजट में इनकम टैक्स में मौजूदा प्रारूप पर विचार करेगी।
और ये हम कुछ इस वक्त सीधी तस्वीरों की ओर रुख करते हैं और वो तस्वीरें लगातार वित्त मंत्रालय की गतिविधियां और इस वक्त ये वित्त मंत्री के घर से उनके निकलने के समय की ये तस्वीरें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आंचल घर से निकल चुकी हैं। एक झलक पहली झलक। हालांकि जाहिर सी बात है कौतूहल मन में रहता है, लेकिन जानकारी कुछ भी नहीं मिलती सिवाय इसके कि वित्त मंत्री जी अपने घर से निकल के वित्त मंत्रालय जा रहे हैं। मुश्किल 5 मिनट भी नहीं लगेगा उस वित्त मंत्रालय तक पहुंचने का। ये जो सफर है ना, ये सभी के लिए, जो यहाँ स्टूडियो में बैठा एंकर है, जो आम दर्शक वहाँ है या गेस्ट है, सभी के लिए कौतूहल का विषय तो होता ही है, साथ ही साथ कि कब वो पहुंचेंगी और उसके बाद जिस तरह से तस्वीरें आएंगी सामने, तो वक्त लगातार घटता हुआ, धड़कनें बढ़ती हुई और साफ तौर पर, क्योंकि हमने देखा कहाँ ब्रीफकेस से बजट की शुरुआत हुई थी, जिसे औपनिवेशिक काल का एक परिचायक माना जाता था, और उससे हटता हुआ बही खाते तक पहुंचा और अब डिजिटल डॉक्यूमेंट के रूप में आम बजट से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर ये, पहली वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय पहुंच गए हैं, दूसरी ये कि आम बजट को पेश करने के लिए वित्त मंत्री साहिबा अपने घर से निकल चुकी हैं और 11 बजे का वक्त है कि जब लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। और आम बजट है अपने आप में तीसरी बार सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पारी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का ये 7वां बजट होगा। और बजट ब्रेकिंग ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपने घर से निकल चुकी हैं और वित्त मंत्रालय पहुंचने वाली हैं नॉर्थ ब्लॉक में, और यहां पर बिल्कुल अंतिम दौर की बैठक। उसके बाद जैसा हम जानते हैं कि वित्त मंत्री जी राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी, राष्ट्रपति से वो एक तरीके से बजट को लेकर औपचारिक एक मुलाकात कह सकते हैं, लेकिन वो भी अपने आप में हमारी लोकतांत्रिक परंपरा का एक हिस्सा है। ये भी वुमेन एम्पावरमेंट पेश करने वाली भी महिला, दो सशक्त महिलाओं की तस्वीर। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद एक महिला है, तो आप देख सकते हैं जिस आधी आबादी का हम जिक्र कर रहे हैं उसका प्रतिनिधित्व हर जगह अहम माना जाता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम उससे पहले चर्चा कर रहे थे सीआईए पर, तो एमएसएमई पर भी एक सवाल हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, खास तौर पर वित्त मंत्री साहिबा घर से निकल चुकी है, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी नॉर्थ ब्लॉक, और साफ ये भी माना जा रहा है कई हवाले से जो न्यूज़पेपर्स को हम पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो लगातार 1.5-2 हफ्ते से बजट के विशेष कार्यक्रमों में चर्चा की गई कि इस बार भी फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि पर होगा, खास तौर पर कृषि उपज को बाजार जैसा दाम मिले, युवाओं को जो नौकरियां सृजित करने की बात 2030 तक की जा रही है, जिसका एक परिलक्ष्य हमने आर्थिक सर्वे में भी देखा, उसकी दृष्टव्यता भी नजर आएगी आज के इस बजट में। देखिए आंचल, एक संतुलन दिखेगा जो हमें लगता है बजट में, आर्थिक विकास की रफ्तार तेज हो और साथ ही साथ रोजगार के मौके ज्यादा हो, उसकी एक झलक बजट में दिखाई दे सकती है। एमएसएमई पर फोकस जैसी की चर्चा हो रही थी, और कृषि पे इसलिए फोकस होगा क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है, और हम देख रहे हैं कि भारत ने चाहे अनाज उत्पादन का मामला हो या फिर कृषि उपजों या कृषि के जो उत्पाद हैं उनको निर्यात करने का मामला हो, उसमें एक उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। किसानों की मेहनत से और सरकार की प्रोत्साहन नीतियों से हम उस ओर आगे बढ़े हैं। अब किस तरह से हम अपने उत्पाद को वैश्विक बाजार में बेहतर तरीके से पहुंचा पाए, उसके लिए क्या इंसेंटिव हो सकता है। और किसानों के लिए आप देखिए, हम जानते हैं किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं हैं, लेकिन जो सस्ते दर पर जो कर्ज मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि 3 लाख रुपए किसान ले सकते हैं, उसकी क्या सीमा बढ़ाई जाएगी, ये इसको लेकर बहुत सभी की निगाहें हैं कि क्या वहां पर कोई स्कोप है कि ज्यादा ऋण किसान ले सकें अपने कृषि के से जुड़े साजो सामान खरीदने के लिए या फिर आधुनिक खेती करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि बीते कुछ वर्षों में तकनीक पर बहुत जोर रहा है कृषि क्षेत्र में। एक तरफ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई और इंसेंटिव स्कीम शुरू होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम से कम हो और दुनिया में हम ग्लोबल लीडर बने इस तरह के प्राकृतिक उपज खेती से पैदा होने वाली कृषि उपज के मामले में। तो वहां पर क्या कोई इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत होगी या इंसेंटिव बढ़ाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी ये बात तय मानी जाती है बजट दर बजट कि जो किसानों को जो कर्ज दिया जाता है सस्ते दर पर, उसकी जो सीमा है, जो कुल जो कृषि ऋण है वो हर बजट में बढ़ाया जाता है। तो कुल कृषि ऋण तो बढ़ाया ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होता, लेकिन क्या प्रति किसान सीमा भी बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर उम्मीदें जरूर है। तो ये देखने वाली बात होगी। शैलेंद्र, संक्षेप में कि कृषि से साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कैसे मांग बढ़े, उस लिहाज से भी एक बड़ा फोकस हो सकता है। आपको वो गुंजाइश कहां दिखती है? संक्षेप में सिलसिलेवार तरीके से कैसे समझ सकते हैं इसको? ये देखिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ग्रामीण कृषि सड़कें। हम जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण कृषि में जो सड़कें बनती हैं
उसमें क्या आवंटन बढ़ाया जाएगा, और मनरेगा के जरिए जो रोजगार श्रम दिवस जो पैदा होते हैं उसका आवंटन देखना होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा देने के लिए उसमें कितनी मदद होगी। तो वो आप देखेंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो ग्रामीण ढांचा है, हमारा आर्थिक ढांचा, खासतौर पर जो गांव-गांव जोड़ने वाली सड़कें हैं, क्या उनमें कुछ आवंटन बढ़ेगा। पेयजल जैसी जो योजना है, नल सब, वो तो हम देख ही रहे हैं कि पीने का पानी घर घर पहुंचाने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हम आवंटन देखेंगे। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक सहारा मिले, कृषि के अलावा बाकी जो आर्थिक जो बुनियादी ढांचा है उस पर भी हम देखेंगे कि फोकस। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त वित्त मंत्री जी पहुंच गई हैं वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में, और ये पहली झलक जिसका आंचल आप जिक्र कर रही थी, एम्पावर्ड विमेन एम्पावर्ड की जो बात डेवलपमेंट की बात कर रही थी, विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ हम लगातार एक देश के नाते बढ़ रहे हैं। और ये झलक एक ही थी, लेकिन अब जब वित्त मंत्रालय से मंत्री महोदया बाहर आएंगी उस वक्त वो उनकी पूरी टीम उनके साथ होगी और उनके हाथ में वो टैबलेट होगा जिसको डिजिटल भारत की सशक्त तस्वीर कह सकते हैं। ये तस्वीर है और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर, क्योंकि इन तस्वीरों के जी तो पिछली बार विमेन इन ब्लू आज श्वेत शफाफ परिधान में है, और जब हम इस तरह की श्वेतांबरी बात करते हैं तो उसी की एक छाप भी बजट में देखने को मिलती है। हालांकि उसको मैं जोड़ रही हूँ उसके साथ, लेकिन क्योंकि कृषि की बात कर रहे थे शैलेंद्र, राहुल जी, खास तौर पर तमाम मंत्रालय जिनका बहुत बड़ा फोकस रहता है इस पूरे बजट में, जिसमें हम बात करते हैं एग्री, विमेन एम्पावरमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टैक्स। कृषि मंत्रालय का अगर मैं जिक्र करूं, इस बार शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्हें इस मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया, पदभार सौंपा गया है। अपने राज्य में जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कई क्रांतिकारी योजनाएं वो लेकर आए इस पूरे क्षेत्र के लिए। कितना अहम आप मानते हैं, खासतौर पर इस बार जब इस तरह के मंत्रालयों का पदभार बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को दिया जाता है जिनका एक्सपीरियंस और अनुभव जो है वो आने वाले बजट में नजर आता है। तो कृषि के लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर जोड़ा जाए, उसमें कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आप देख सकते हैं? क्या उसमें और बढ़ोतरी की जाएगी इस आने वाले बजट में? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि में बहुत बड़ा योगदान फ्यूचर में देखने को मिलेगा। मतलब देखिए, आज के ज़माने में जब मैपिंग से पता लग जाता है कि कहाँ पे कितनी पैदावार है, तो सरकार आज की तारीख में इस नंबर पे भी पहुँच सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके कि कहाँ पे पैदावार अच्छी प्रोडक्टिविटी है, कहाँ पे डेफिसिट है, कहाँ पे पानी की वजह से कमी है, कहाँ पर मतलब और कोई समस्या है तो उसकी वजह से कमी है। तो ये सरकार के लिए जानना बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसान हो गया है। और हालांकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ सरकार अपने तक रखने की बजाय हर किसान को भी दे सकती है। तो मुझे लगता है सरकार का जिस हिसाब से 1 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस है, हम इतना जल्दी उसको अडॉप्ट और अडेप्ट करने के लिए की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना है अच्छा एक्सपेंडिचर विद इंक्रीमेंट इन बजट, अच्छा एक्सपेंडिचर उस पर एलोकेट होगा। और मुझे ये और दिखता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करा हुआ खर्चा का फ़ायदा बहुत ज़्यादा दिखेगा। मतलब जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आज तक ये मौसम के अनुमान से चलती थी, वो बातें उससे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगी। किसान को ये भी शायद समझ आ पाए कि आप रिकमेंडेड ये आइटम्स की पैदावार करें जिससे आपकी आय उसमें बेटर हो। मतलब जिस चीज़ का सरप्लस दिख रहा है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ ज़मीन के ऊपर नहीं, सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए कि क्या चीज़ की सप्लाई ठीक रहेगी, क्या नहीं रहेगी। जैसे मैं पीछे बता रहा था कि युद्ध के दौरान खाने के तेलों में कमी हो गई, अब उसके अंदर फ्यूचर के अंदर यदि कमी रहेगी और भारत उसको इंटरनेशनल सप्लाईज के अंदर सब्स्टिट्यूट करता है इंटरनेशनल इकोनॉमी में, तो वो बड़ी बात है। तो उन सब चीज़ों की सीधा फायदा किसानों को, हमारे देश के अर्थव्यवस्था मिलता नजर आएगा। नवीन जी, क्योंकि हम जब अर्थव्यवस्था की और बजट की बात करते हैं तो बड़ा तकनीकी चीज़ें होती है, उसको एनालिसिस करते करते थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जब हम इनकम टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स पे हम बात करते हैं तो उसका सीधी बात समझ में आती है कि साहब इस स्लैब में ये हो गया और इसका ये फायदा इतने को मिलने वाला है। उस गुंजाइश को आप कहाँ पे आज देखते हैं वित्त मंत्री जी के पास में, खासतौर से सर्विस क्लास को लेकर, मिडिल इनकम ग्रुप को लेकर कहाँ पे गुंजाइश दिखाई पड़ रही है आपको टैक्स के मामले पर? एक मैंने संडे को भी शो में ही बोला था कि एक रिवाज है कि चुनाव के बाद वाले बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कुछ तोहफा जरूर देती हैं टैक्स पेयर्स को, और मुझे लगता है वो रीति, वो रिवाज इस बार भी कंटिन्यू रहेगा। मीठा होगा, मतलब मीठा बजट होगा, बिल्कुल मीठा बजट होगा। और स्पेशली जो कोलिशन की सरकार बनी है तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि पूरी तरीके से प्रोग्रेसिव बजट नहीं होगा, एक बैलेंस्ड बजट होगा जिसमें थोड़ा सा पॉपुलिस्ट भी हो सकता है और प्रोग्रेसिव भी बजट होगा। और इन्फ्लेशन से थोड़ा सा छुटकारा देने के लिए, टैक्स पेयर्स के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट जरूर दिया जाएगा। लेकिन ये टैक्स बेनिफिट मेरा ये मानना है कि सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम में होगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे, क्योंकि सरकार का जो प्लान है, जो पिछले 3-4 साल से सरकार कॉन्टिन्यूसली परस्यू कर रही है, हर बजट में कोई ना कोई न्यू टैक्स रिजिम को लेकर अनाउंसमेंट होता है,
मुझे लगता है कि न्यू टैक्स रिजीम में ही थोड़े से बदलाव किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जाएं और ओल्ड टैक्स रिजीम को छोड़ें, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स डिडक्शंस का जो उसके अंदर इतने सारे प्रोविजंस हैं और जिसमें टैक्स इविजन के भी काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए कि तो सैलरीड पर्सन को थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट गुंजाइश कहाँ पे 80C की बात की जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जाए, इन सब में कहीं कहाँ पे आपको गुंजाइश दिखाई पड़ती है? क्योंकि इन्होंने बहुत सही कहा नरेंद्र, जब हमने पहले भी चर्चा की थी नवीन जी के साथ, तो खास तौर पर 80% से ज़्यादा लोग अभी भी जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसे फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम 80C का जो दायरा है उसकी कटौती को बढ़ाते हैं और ख़ास तौर पर अगर हम इसमें ये भी देखें डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है उसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आप ये हम समझें कि लोग टैक्स भरते हुए और रिफंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप टैक्स के दायरे में हैं, जो सीधा रास्ता खोलता है आपके नौकरी पेशा होने का। देखिए आपका टैक्स पेमेंट का और TDS का, हालांकि TDS का मैं पॉइंट रेस कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को फुटप्रिंट्स कैप्चर करने हैं, जितने भी हमारी इकोनॉमी में लोग पैसा अर्न कर रहे हैं जो कि TDS की फॉर्म में वो कैप्चर कर लेते हैं। लगभग 40 सेक्शन है जिसमें आपके ऑलमोस्ट सारी इनकम पे TDS करता है, वही फाइनली आपका जब आप रिटर्न फाइल करते हैं आप रिफंड क्लेम कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा एक अच्छा खासा इंटरकनेक्शन बन चुका है इनकम टैक्सेशन के अंदर। लेकिन ऐसे केस में ना सरकार का ये है कि जितना ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोग जुड़े, जितना, और बेसिकली TDS का उसमें काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले किया है उसमें। एक्चुअली इसमें हमने 2-3 सवाल मिक्स कर दिए, आपने भी कुछ सवाल पूछा, मैं उसका भी एक बार जवाब देता हूँ। मैं सबसे पहले कि न्यू टैक्स रिजीम में मेरा ये मानना है कि एक ना 75,000 का एक ऐसा आंकड़ा है जो 2018 में अरुण जेटली जी ने बोला था कि यार एक सैलरी टैक्स पर 75,000 रुपये सालाना टैक्स जमा करता है और उसके उलट जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ 25,000 रुपये जमा करता है। ये सारे टैक्स पेयर्स का एक एवरेज है। तो मुझे लगता है कि 50,000 से बढ़ा के 75,000 का आंकड़ा ले जाना चाहिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में। वो एक अच्छा नंबर होगा जो सैलरी टैक्स पेयर के लिए एक इंसेंटिव होगा, क्योंकि वो बड़ी ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं। और दूसरा ATD जो कि मेडिकल इंश्योरेंस की जो छूट है, मुझे लगता है कि ये 2 मैंडेटरी अनाउंसमेंट्स हैं न्यू टैक्स रिजीम में, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जा सकते हैं और अपना कंप्लायंस का बर्डन कम कर सकते हैं। जितना भी उनका TDS कटा हुआ है वो अपना रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और जितनी डिस्पोजेबल इनकम एक सैलरीड पर्सन के हाथ में बढ़ेगी उतना इकोनॉमिकली एडवांटेज है। तो ये मेरी विशेष होंगी आज की बजट के लिए। राहुल जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रोजगार के मोर्चे पे लगातार राजनीतिक रूप से बहस चलती है, लेकिन अपने आप में अर्थव्यवस्था में इसको बढ़ाते रहने का एक चुनौती हमेशा रहती है। मौजूदा समय में MSME अपने आप में हिंदुस्तान में एक ऐसा सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा रोजगार सृजन होता है। वहां पर क्या और किए जाने की जरूरत है ताकि ये जो बहस है वो इस लेवल पे ना जाए कि साहब कि नहीं हो रहा, वो आंकड़े साफ तौर से दिखाई पड़े, चाहे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर शहरी और बड़े और छोटे शहरों की बात हो। MSME को लेकर कहां पे एक व्यवस्था दिखाई पड़ रही, कहां हम खड़े और कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात पीछे करी थी, स्टार्टअप फंड। मतलब आज तक बात होती थी कि सरकार आपको उधार दे रही है CGTSMA के थ्रू, आप व्यापार करें, आगे बढ़ाएं। परंतु बात आती थी कि जो लोग नया पहली बार किसी परिवार से व्यापार कर रहे हैं और जॉब की जगह व्यापार करने की सोच रहे हैं, पहले दिन पैसा नहीं है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो मुझे लगता है स्टार्टअप फंड के ऊपर दोबारा बजट में फोकस दिखेगा। सरकार नई नई प्रणाली निकालेगी कि आप इस तरह का व्यापार कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कर रहे हैं, तो सरकार स्टार्टअप फंड से आपको आराम से इक्विटी कैपिटल देगी कि आप पैसा उसमें लगा सकें। देखिए, जेम मार्केट प्लेस था, उसमें सरकार ने क्या किया, MSME लोग सरकार को सप्लाई कर सकें उसको आसान किया। अब बात आती है कि और सप्लायर उसमें घुस सकें। उसमें तो ये चीज़ आसान हुई थी पहले वाले में कि जो लोग वो उद्योग कर रहे थे वो सरकार को सप्लाईज दे सकें। अब बात आती है नए सप्लायर बन सकें, नए लोग उसको उद्योग को बढ़ा सकें। तो उसमें मुझे लगता है सरकार अब स्टार्टअप फंड, इक्विटी सीड कैपिटल, कई मेथड निकालेगी इस बजट के द्वारा, जिसमें नए लोग पैसा लेके सरकार से नया व्यापार स्टार्ट कर सकें, जो कि एक लोन भी नहीं होगा CGTSME के थ्रू, जिसमें वापसी करने के नुकसान की समस्या रहती है। MSME लगातार करती आ रही है राहुल जी, वो ये है कि भाई हमें PLI से जोड़ा जाए, यानी PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत हम आए। और इसमें जब हम PPP की बात कर रहे हैं यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसका रोल बहुत अहम है, जिसका जिक्र कल जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो भी कर चुके हैं और प्रधानमंत्री ने भी अपने कई जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उनसे कहा है। इसका तालमेल कैसे बैठते हुए आप देखेंगे आने वाले बजट? देखिए, PLI अभी तक जो मिल रही है वो बड़े ब्रांड्स को मिल रही है जो बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। इसमें तो असंगठित क्षेत्र के बहुत से लोग कार्यबल के रूप में काम करते हैं। MSME की बात करते हैं। आप जो कह रहे हैं कि PLI उठते हुए सूरज को, नए आदमी को, नए इंसान को PLI मिल पाए, ये प्रणाली तो बिल्कुल जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है उस तरह के किसी मेथड से इंट्रोड्यूस होनी होगी, क्योंकि अगर उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ
यदि कोई किसी ने डिसाइड करना स्टार्ट किया कि किसको दें किसको ना दें, तो उसमें हमेशा समस्या रहती है। छोटे आदमी में नंबर इतने हो जाएंगे, लाख आदमी 5 लाख आदमी खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है यदि वो इंट्रोड्यूस होगा PLI एट द ग्रास रूट लेवल, स्कीम बहुत अच्छी होगी, परंतु मेरा मानना है उसके अंदर कोई ना कोई फिक्स मेथडोलॉजी होगी। यदि आप व्यापार स्टार्ट करते हैं और आप अपने तरफ से 10 लाख लगाते हैं और आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10, 20 या 25 चाहिए, तो सरकार फिक्स मेथड के अंदर आपके साथ जुड़ेगी कि आप कमाते जाइए, आपको सरकार और इन्वेस्टमेंट के लिए देती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाएं। परंतु वो जरूर इनकम और सेल्स इंक्रीमेंट के बेस पे कम से कम रहेगा, अदरवाइज वो एक तरीके से एक इंटरलिंक कहीं ना कहीं गुंजाइश उसकी बनती है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, आर्थिक मोर्चे पे ऐसी बहुत सी बातें होती जिसका एक आंसर निकलता है राजनीतिक चुनौतियों के माध्यम से। हम रोजगार का जिक्र कर रहे थे और खासकर के MSME की बात कर रहे थे। उस दिशा में जो राजनीतिक चुनौती है रोजगार और महंगाई के मसले पर, वहां पे आपको कहां पे गुंजाइश दिखाई पड़ रही है? किस तरीके से खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में छोटे व्यापारी वर्ग के लिहाज से ऐसी नीतियों को लेकर आगे बढ़ा जाए? क्योंकि अब 5 साल का एक विजन दिखाना है, 2047 का विकसित भारत का एक आधार तैयार करना है, वो कहां पे एक आपको डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है? शैलेंद्र। आनंद, देखिए, महंगाई को नियंत्रण में रखना हमेशा सरकारों के लिए एक चुनौती रही है, लेकिन मोदी सरकार जब से आई है उसमें आप देखें तो मोटे तौर पर सफल रही है। और हम देख रहे हैं कि यही वजह है कि आप RBI की पॉलिसी देखें, उसमें भी एक निरंतरता रही है। अनाज उत्पादन बेहतर रहा है, मानसून उम्मीद है कि ठीक रहेगा। तो अगर आप जो कृषि उत्पादों की जो महंगाई दर है वो कंट्रोल में रहने की उम्मीद है, हालांकि उस पर लगातार नजर रहती है। दूसरी बात यह है कि सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें रोजगार बढ़ाया जाए, और उसके लिए जो चर्चा हो रही है कि MSME में कैसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है, कैसे कुछ योजनाओं में पैसा डाला जा सकता है जिससे उसका एक लाभ तमाम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में छोटे और कुटीर उद्योगों को मिले। तो हम उसका एक संतुलन देखते हैं बजट में कि जहां बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर तो फोकस रहता ही है, ये कोशिश रहती है कि छोटे और कुटीर उद्योग जो हैं, जो MSME हैं, उनको फायदा दिया जाए। जो खेती बाड़ी से जुड़े जो उद्योग हैं उनको फायदा दिया जाए, क्योंकि वहां पर हम बड़ी संख्या में रोजगार पैदा कर पाते हैं। PLI स्कीम के एक सकारात्मक नतीजे हम अलग अलग सेक्टर्स में देख ही रहे हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो या फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर टेक्सटाइल हो। आर्थिक सर्वे उसकी तरफ इशारा भी करता है, उसके सकारात्मक नतीजे आए हैं। उसका कितना विस्तार होगा, क्योंकि सरकार के पास आप देखें जो हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर है तो एक जगह है, यानी हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं, ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहां पर कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। हमारे पास संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, क्योंकि नीतियों में एक स्थिरता दिखी है, उसकी वजह से एक स्कोप दिखता है कि हम कई सेक्टर्स को और मदद दे सकते हैं। अब वो कहां कहां कदम उठाए जाएंगे ये देखने वाली बात हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आप देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा स्कोप इसलिए नहीं बचता क्योंकि GST काउंसिल है, GST के रेट्स GST काउंसिल में तय होते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि हम आयकर डायरेक्ट टैक्स में क्या सरकार छूट देने वाली है। न्यू टैक्स रिजीम का एक विकल्प मिल ही चुका है। तो ऐसे में हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ओर सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे जो बड़े मजबूत सेक्टर्स हैं उनको एक प्रोत्साहन मिले। और दुनिया में जिन सेक्टर्स में हम दुनिया के बाकी देशों पर निर्भर है, यानी जहां पर से हम आयात करते रहे, वहां पर प्रोत्साहन आगे बढ़ता रहे, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो या फिर टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि आधुनिक साजो सामान के निर्माण की बात हो, तो वहां पर कोई प्रोत्साहन मिल सकता है। राजनीतिक चुनौतियों की जो आप बात कर रहे हैं, अंतिम बात उसमें निश्चित तौर पर आप देखेंगे कृषि ड्रोन सखी जैसी योजनाएं जिनकी शुरुआत हुई है उनको प्रोत्साहन मिलेगा, प्राकृतिक खेती को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे कदम, 70 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान के दायरे में लाने की बात है, तो हेल्थ की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हेल्थ बजट हो सकता है कि बढ़ जाए, चूंकि हम देख रहे हैं कि हम ज्यादा अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं, अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर कर रहे हैं, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि आवंटन बढ़ सकता है। बिल्कुल, हेल्थ बजट का आपने जिक्र किया, तो मेडिकल डिवाइसेस पर क्या कर को कम किया जाएगा, और मेंटल हेल्थ पे भी हमने एंट्रीम बजट में फोकस देखा था, क्योंकि हमने आपने MSME पर एक चर्चा की है। शैलेंद्र, उस पर नवीन जी एक पॉइंट ऐड करना चाहते थे, उसकी पेमेंट को लेकर। नवीन जी, MSME को लेके पिछले बजट में एक बदलाव किया गया था 2023 के बजट में, जिसमें सरकार ने कहा था कि 45 दिन के अंदर अंदर आपको MSME को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो जिस साल आप वो पेमेंट करेंगे उसी साल आपको उसकी टैक्स डिडक्शन मिलेगी। ये एक बहुत अच्छा स्टेप था MSME के लिए, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में अराइज हो गई है। सरकार का मानना था कि इस स्टेप से जितनी जल्दी पेमेंट होगी MSME को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन MSME को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, तो उनकी वर्किंग कैपिटल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा। लेकिन इससे एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, रादर 2 प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं।
बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ये कहती हैं, एमएसएमई को फोर्स कर रही हैं कि आप अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सरेंडर कीजिए ताकि 45 दिन की पेमेंट का जो रूल है उन ऑर्गेनाइजेशंस पे ना अप्लाई हो। नंबर 1। नंबर 2, या तो उनको पेमेंट कर देते हैं चेक की फॉर्म में, कई बार वो चेक का या तो डेट्स बहुत आगे की होती है या वो कई बार चेक्स बाउंस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस, और हम लोगों ने अभी नई सरकार बनने के बाद हम लोग लगभग 75 रिकमेंडेशन सरकार को भेजी थी। उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि ये जो एमएसएमई का रूल है इसमें थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। 45 दिन मुझे लगता है कि काफ़ी कम है, और कुछ हर इंडस्ट्री के अपने अपने रूल हैं। जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग पेपर्स बाय करते हैं वहाँ एडवांस पेमेंट होती है, हम लोग बुक्स बेचते हैं वहाँ 180 दिन की पेमेंट होती है। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये टर्म्स वेरी कर सकते हैं, लेकिन इनका एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो हमें लगता है कि 90 दिन एक अपने आप में एक सफिशिएंट दिन है, और इस 90 दिन के आंकड़े को सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि 90 डेज में ये पेमेंट क्लियर हो जानी चाहिए एमएसएमई की, चाहे वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो या ना हो। एक टर्नओवर की एक लिमिट लगा दी जाए। मुझे लगता है कि इस एक स्टेप से काफ़ी बड़ी मदद की जा सकती है छोटे दुकानदार की और एमएसएमई की। बिल्कुल, और छोटे दुकानदारों के साथ साथ साफ तौर पर आम जनता के लिए इस बजट में बहुत कुछ होगा, यही मानना है सभी का, प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य में भी। लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आखिरकार जब हम इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें R&D पर कितना फोकस होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। इस साल हमारा टारगेट है टू राइज फ्रॉम हियर टू हियर। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए वक्त के साथ अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। इस बदलती दुनिया के साथ अपने बिजनेस को अपग्रेड करना अब हुआ आसान। पेश है आपका अपना भरोसेमंद साथी बैंक ऑफ इंडिया एमएसएमई लोन। अब आप भी ले जाइए अपने बिजनेस को तरक्की की ओर। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। भारत सरकार की कृषि और कृषक उन्नत की प्रतिबद्धताओं के साथ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी AIC का गठन हुआ। समूचे भारतवर्ष में कृषि बीमा के लिए अधिकतम किसान AIC पर भरोसा करते हैं। आधुनिक तरीकों से आपदा की स्थिति में कृषि एवं कृषि संपदा के नुकसान के सटीक आकलन और त्वरित भुगतान का मजबूत सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि हर किसान के घर तक खुशियां पहुंचाने का है इरादा। हम हैं AIC। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लगातार बने हुए हैं हमारे इस खास कार्यक्रम बजट 2024 में, और लगातार कोशिश यही होगी कि कैसे एक एक खबर आप तक सबसे पहले सटीक तरीके से हम पहुंचाएं। और खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इसके अलावा रिपोर्टर्स भी हैं। लेकिन बड़ी खबर यही कि DD न्यूज़ पर पल पल की खबर के लिए आप बजट के साथ बजट पे बने रहिए। और बजट पेश करने से पहले मंत्रालय इस वक्त पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा बजट, और उसके बाद में राज्यसभा में इसको रखा जाएगा। वित्त मंत्री के रूप में आज रिकॉर्ड बनाती नजर आएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लगातार 7वीं बार होगा जब वो बजट पेश करेंगी, और ये 7वां बजट होगा 2019 के बाद से
2024 तक, और ये अपने आप में देश के इतिहास में एक रिकॉर्ड होगा। मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट, ये अपने आप में लगातार इस वक्त की बड़ी खबरें हैं। और आप डीडी न्यूज पर लगातार बने रहिए पल पल की खबर के साथ। खास मेहमान राहुल गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राहुल जी, हम एक विषय जिसको लेकर कल के आर्थिक सर्वे में बात कही गई, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था कि निजी निवेश कैसे बढ़े, उस पे बहुत ज़्यादा जोर कहीं दिखाई पड़ रहा है और उस दिशा में गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा है। मतलब सरकार ने जो ऋण देने की व्यवस्थाएं की हैं निजी क्षेत्र को, वो अपने आप में पर्याप्त हैं, उन तक वो व्यवस्थाएं पहुंची भी हैं बैंकों के माध्यम से, लेकिन उतना रिफ्लेक्शन इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं दिखाई पड़ रहा। उस लिहाज से क्या और बनता है नजर आता है इस बजट में? देखिए, सरकार की स्कीम थी गोल्ड मोनेटाइजेशन। भारत का काफ़ी बड़ी सेविंग्स सोने के फॉर्म में है और प्रधानमंत्री ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अनाउंस करी थी 2018 में। अब भाई 6 साल के बाद सोने का दाम तो हो गया 3 गुना, अंदाजन 25,000 से 75,000। और जहाँ तक की बात है गोल्ड मोनेटाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन की, तो उसमें अभी काफ़ी गैप बाकी है जी। तो मुझे लगता है कि भारत जो कि आज भी ब्याज दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्याज के दाम बढ़ रहे हैं जब से युद्ध की सिचुएशंस आई हैं, तो उसको देखते हुए गोल्ड मोनेटाइजेशन मुझे लगता है सरकार इस बजट के अंदर दोबारा उसको पुश करेगी और अंतर्राष्ट्रीय डेट को रिड्यूस करके भारत में से ही भारतीय लोगों के द्वारा ही गोल्ड बॉन्ड खरीद के या फिर गोल्ड मोनेटाइजेशन के अंदर निवेश करके भारत में ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जगह भारत में ही ब्याज रहेगा, लोगों के पास इनकम रहेगी और एग्जेम्पशन रहेगी। इतना बढ़िया ये स्कीम है गोल्ड बॉन्ड स्कीम, सरकार इसको हर 2 महीने में निकालती है जी। परंतु अभी तक उसकी पूरी तरह से जितना उसका फायदा उठाया जा सकता है भारत सरकार के लेवल के ऊपर इंटरनेशनल डेट की सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो अभी पूरा नहीं उठाया गया है। तो मेरा मानना है प्राइवेट निवेश, प्राइवेट सेविंग्स गोल्ड के फॉर्म में जो है उसको सरकार कहीं ना कहीं पुश करके और सरकारी डिपॉजिट्स लेकर उनके और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि जो गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन है वैसे भी वो 5 साल और 8 साल की मियाद के अंदर लिए जाते हैं, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बनने में जो समय लगता है उसकी लॉन्ग टर्म फंडिंग हो सके। जी। तो पब्लिक सेविंग भी मोनेटाइज होंगी, जो रुकी हुई चीजें हैं लोगों के हाथ में पैसा जिसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। बहुत जरूरी है और थोड़ा सा जो प्यार फिजिकल गोल्ड से रहता है भारतीयों को, उससे थोड़ा हटाने के लिए ये तमाम योजनाएं लाई गई और लोगों ने घर से बाहर निकलकर सोने में निवेश किया। बात अगर करूं शैलेंद्र, मैं तमाम उन सामाजिक योजनाओं को लेकर, मनरेगा की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं जल जीवन मिशन की, क्या लगता है आने वाले इस बजट में जिसमें हम बात कर रहे हैं उन 4 स्तंभों की, जिसमें युवा है, गरीब है, महिला हैं, उस लिहाज से खास तौर पर क्या सामाजिक योजना की जो हम आवंटन है क्या वो बढ़ेगा? नहीं, लेकिन एक बार हम आपको कुछ तस्वीरों को भी दिखाएंगे, फिर हम शैलेंद्र के पास वापस आएंगे। अभी तक 6 बजट पेश कर चुकी है निर्मला सीतारमण जी, और वो ये 6 तस्वीरें, पहला बजट 2019 का जो आपको पहली विंडो में नजर आ रहा है, 2020 का दूसरा बजट, 21 का तीसरा बजट, 2022 चौथा, 2023 पांचवा और फरवरी 2024 जिसको हम लोगों ने इंटरिम बजट कहा था, जो कि पूर्ण बजट नहीं था, वो अपने आप में उनके लिहाज से छठा बजट था। और अब जबकि पूर्ण बजट आएगा आंचल, तो ये 7वां बजट होगा। अच्छा, मुझे याद है अरुण जेटली साहब जब बजट पेश करते थे तो वो ब्रीफकेस होता था। ये एक जो ट्रांजिशन हमने देखा, ये ट्रांजिशन सरकार की नीतियों में भी नजर आता है। वो ट्रांजिशन है आम आदमी के सरोकार से जुड़ा हुआ, वो ट्रांजिशन है जब हम सामाजिक योजनाओं को लोगों के बीच ले जाने की बात करते हैं। वो पैराडाइम शिफ्ट है कि अमृत काल की जब प्रधानमंत्री बात करें और उस विकसित भारत के संकल्प को दिखाता हुआ नजर आएगा बजट 2024। आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि पुराना जो बही खाता, अच्छा मुझे आज भी वो डेफिनेशन याद है जब हम स्कूल में लिखते थे कि बजट क्या है, बजट एक दस्तावेज यानी बही खाते के रूप में, और उसी को चरितार्थ करता हुआ नजर आता है भारत का आर्थिक तंत्र। ये आर्थिक तंत्र जो वैश्विक चुनौतियों में मजबूती के साथ खड़ा रहा, ये आर्थिक तंत्र जिसकी जीडीपी की ग्रोथ हमने देखा कि लगातार सरपट दौड़ रही है, जिसमें निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ साथ B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C और जीएसटी का एक अहम रोल रहा। कई क्रांतिकारी हमने यहाँ पर अध्याय जुड़ते हुए देखे। और आंचल एक तस्वीरों में एक चीज और भी थी कि अब नई संसद भवन का ये पहला पूर्णकालिक बजट होगा, क्योंकि जो फरवरी में आया 1 फरवरी को 2024 में, वो एक तरीके से इंटरिम बजट था, लेकिन पूर्णकालिक बजट इस नए संसद भवन के लिहाज से भी ये पहला होगा और अपने आप में ये भी एक इतिहास उनके नाम दर्ज होता हुआ नजर आएगा। और आप जिक्र कर रही थी शैलेंद्र से सवाल को लेकर। जी शैलेंद्र, क्योंकि हम यहाँ पर सामाजिक योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, क्या उसके आवंटन में कुछ बढ़ोतरी आप देखते हुए यहाँ पर समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर खर्च बढ़ाया जाता है
तो दो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, तो क्या वहां तो कमी नहीं होगी? तो ये बैलेंस बनाना बेहद जरूरी होगा इस बार मोदी 3.0 के लिए, क्योंकि इस बार कई अन्य दल भी साथ हैं सरकार के, जिनकी रजामंदी जरूरी होगी। शैलेंद्र, एक चीज खाली जोड़ दूं आंकड़ा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात का जिक्र किया गया है कि सामाजिक योजनाओं पे होने वाला खर्च जीडीपी का लगभग 7.8% है। तो ऐसे में अब और कितना गुंजाइश दिखाई पड़ती है, उस लिहाज से एक बैलेंस अप्रोच। शैलेंद्र, देखिए, सरकारों के सामने हमेशा चुनौती रहती है कि उसकी आय ज्यादा से ज्यादा बढ़े और उसका जो वितरण है वो इस तरीके से हो जिससे जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, उनको अधिकतम फायदा हो और सामाजिक तौर पर जो लोग जिनको मदद की जरूरत है वो उसका फायदा उठा पाए। हम देख रहे हैं चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है, तो आयुष्मान जैसी योजनाएं हो या ग्रामीण सड़कें हो या पेयजल योजना हो या फिर ग्राम विकास की तमाम योजनाएं हो, उनमें आवंटन बढ़ाया जा सकता है। और मनरेगा जैसी योजनाएं हम देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं। उतना बजट नहीं बढ़ाया गया, लेकिन उसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं, लीकेजेज रोके गए हैं। और जानते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उससे बहुत फायदा हुआ है तमाम सारी योजनाओं में। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि आवंटन बढ़ाया भी जाएगा और साथ ही साथ जो मोदी सरकार एक सुधार पर आगे बढ़ी है, जिससे जो लाभार्थी हैं उनको सीधा पैसा पहुंच रहा है, वहां पर जो लीकेज की गुंजाइश है वो पूरी तरह से खत्म हुई है, तो उसका एक अधिकतम फायदा भी ग्रामीण इलाके में हो। देखिए, चुनौती कहाँ है? चुनौती है ग्रामीण इलाकों में कृषि में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ले जाने की, और सरकार जानती है कि वहां बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, तो वहां पर ग्रामीण योजनाओं को समर्थन देने की जरूरत है। जो बुजुर्ग हैं या जो फिर जो गरीब लोग हैं, उनको अलग से समर्थन की जरूरत होती है सामाजिक योजनाओं के जरिए। मुफ्त अनाज योजना 5 साल के लिए बढ़ाई जा चुकी है। आयुष्मान में 70 साल के बुजुर्ग शामिल किए जाएंगे, ये बीजेपी अपने संकल्प पत्र में वादा कर चुकी है। ग्रामीण ढांचे पर फोकस होगा, कृषि पर फोकस होगा, जो तकनीक है, ड्रोन सखी जैसी योजनाएं, तो निश्चित तौर पर एक स्कोप देखना होगा कि कहां कहां पर कितना पैसा डाला जाता है वित्त मंत्री की तरफ से, चूंकि एक संतुलन भी बनाया जाता है। एक बात और जो अब से पहले चर्चा हो रही थी कि प्राइवेट सेक्टर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको आगे बढ़ाए। हमने देखा कि बहुत सारी प्रोत्साहन योजनाएं सरकार ने लागू की, कुछ छूट भी दी, लेकिन उसका उतना असर, उतना प्रभाव जितना होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर एक तरह से हिचक रहा है। तो हमें जो साजो सामान खरीदारी में, रिसर्च इनोवेशन में, या फिर आप कहें कि नए रोजगार पैदा करने में प्राइवेट सेक्टर को भी उतनी भूमिका एक तरह से और तेजी से प्रोएक्टिव निभानी होगी, क्योंकि सरकार हम देख रहे हैं कि बजट दर बजट तमाम योजनाओं के जरिए या तमाम प्रोत्साहन के जरिए प्राइवेट सेक्टर को एक समर्थन दे रही है। तो हम उम्मीद करेंगे कृषि में कुछ ऐसे प्रोत्साहन होंगे जिससे प्राइवेट सेक्टर और आएगा, चूंकि प्राइवेट सेक्टर की पीठ और थपथपानी होगी शैलेंद्र, तो ताकि वो उसी लिहाज से कंधे के साथ कंधा मिलाकर भारत की आर्थिक जो हम प्रगति कहते हैं उसके साथ चले। राहुल जी, मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगी और आपसे जानना भी चाहूंगी कि अब जब हम उद्योग जगत की बात करते हैं, इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स को हमने देखा एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, उस लिहाज से R&D की अगर हम बात करें, जैसे कि रक्षा क्षेत्र का जिक्र शैलेंद्र कर रहे थे, हालांकि बहुत आत्मनिर्भरता के पथ पर हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत काम किया जाना बाकी है। उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स के मोर्चे पर बजट 2024 में क्या निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्सपोर्ट्स में सरकार ने आज तक जितने फ़ायदे दिए हैं वो इस प्रकार दिए हैं कि आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ये टैक्स वापस मिल जाएगा या फिर इतनी इंसेंटिव दिया जाएगा, परंतु व्यापार केवल एक ट्रांजैक्शनल फ़ायदे से नहीं चलता, लॉन्ग टर्म फ़र्क तो रिसर्च से ही आएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर आज की तारीख में चाइना के अंदर मंदी की वजह से जो सब्स्टिट्यूशन का स्कोप है वो बहुत हाई है कि हम हर सप्लाई चेन के अंदर जहाँ पे चाइना सप्लाई कर रहा है वहाँ पे भारतीय वेंडर सप्लाई कर पाएँ, परंतु उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सरकारी मेथड्स के अंदर, सरकारी लैब्स के अंदर हो पाए, जिससे लोग जो हैं, जो उद्योगपति हैं, जो उद्योगपति हैं, वो उनके ऊपर ना जिम्मेदारी बने उन चीज़ों की, और वो रेडीली जो भी अपने वेंडर्स मांग रहे हैं वो सरकारी मेथड्स में से यूज़ करके, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मुझे लगता है उसके इंसेंटिव्स भी मिलने चाहिए एक्सपोर्टर्स को। एट द सेम टाइम हर व्यापारी अपने लेवल के ऊपर, हर एक्सपोर्टर अपने लेवल के ऊपर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर सकता रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो सरकार यदि उस चीज़ के अंदर खर्चा बढ़ाती है जो कि एक्सपेक्टेड है, 5 साल से सरकार कह रही है कि ब्रांड डेवलपमेंट करी जाए, भारत केवल माल सप्लाई करने के लिए फैक्ट्री ना बन जाए, अपने नाम से माल बेचे।
अब अपने नाम से माल बेचने के लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन हो, वो बिना रिसर्च के संभव ही नहीं है। तो मेरा मानना है सरकार या तो कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देगी रिसर्च के माध्यम से, या फिर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी रिसर्च के लिए। नवोन्मेष की जब हम बात करते हैं उसे लाने के लिए, इनोवेशन को और आगे बढ़ाने के लिए जिस रिसर्च और डेवलपमेंट की हम बात करें उसके तंत्र को मजबूत होना होगा, और इस तंत्र को कैसे मजबूत किया जाएगा इसका भी एक हम कह सकते हैं परिदृश्य आज के इस बजट में देखने को मिल सकता है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर भी हम करेंगे चर्चा कि आखिरकार एनर्जी सेक्टर जिसमें तमाम विकल्प मौजूद हैं वो कैसे अर्थव्यवस्था को और मजबूती देगा, इस बजट के जरिए जानेंगे इस ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ए संभाल कर, हाँ आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह डिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद बिल्कुल चल आप शुरू करिए। चलिए ब्रेक के बाद तरीका स्वागत है। प्री ओपनिंग काउंटर्स मार्केट के अगर मैं बताऊं, क्योंकि शेयर बाजार पर भी आज के इस बजट का असर पड़ना तय है जिसका जिक्र हम लगातार करें, तो जो प्री ओपनिंग इंडिकेटर्स हैं 80,000 का लेवल है, 737 सेंसेक्स का और 235 अंकों की बढ़त, यानी कि उम्मीद यही है जिसका जिक्र शिशिर भी कर रहे थे और यहाँ पर हमने स्टूडियो में भी चर्चा की कि मार्केट की पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। जी बिल्कुल, और इस बीच हमारे साथ में खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सुनील देशमुख जी हैं जो कि ग्लोबल बोर्ड चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स USA के। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ा सवाल यही, क्योंकि हम पहला रिएक्शन किस तरीके से देखा जाए कि आपको कहाँ पे इस बार के बजट का एक डायरेक्शन याद नज़र आता है और हमारे जो इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें आपको कितना एक डिसिप्लिन दिखाई पड़ रहा है, और उस लिहाज से जहां हमारे फंडामेंटल्स हैं हम किस डायरेक्शन में जाते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 2047 की बात हो रही है, 2030 की बात हो रही है, और हम कैसे एक डेवलप्ड नेशन बनेंगे उसका एक बड़ा आधार कैसे आगे बढ़ेगा। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने वित्त मंत्री से उनका आभार मानूंगा या उनको कांग्रेचुलेशन दूंगा। उनका ये लगातार 7वां बजट है, फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया प्रेजेंटिंग 7 बजट्स। एज फार एज अपना आपने जो क्वेश्चन पूछा कि इस बजट में क्या आप एक्सपेक्ट करते हो ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि हमारी इकोनॉमी पिछले 10 साल से बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। इंश्योरिंग द GDP ग्रोथ ऑफ मोर देन 6.5% to 7%, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है ये प्राथमिकता इस गवर्नमेंट और वित्त मंत्री और हमारी देश की सरकार पूरी तरह से देख रही है, इसके ऊपर इम्पोर्टेंस दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया है जिसे हमको बहुत ज़रूरी से और बहुत इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो ओवरऑल इकोनॉमी में भी ग्रोथ आती है। दैट इज़ अनदर एरिया। आई थिंक फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में लाना ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल डिसिप्लिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमको अगर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो हमारे लिए 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेगी, जिसमें इवन जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में भी हमको इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। हमारे सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, जैसे हमारे पंतप्रधान जी ने 2070 में हमें नेट जीरो का हमको जो प्रॉमिस दिया है वो भी हमको अचीव करना है, तो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपने बहुत अहम बात की, ये क्रूशियल सवाल होता है सरकार के लिए। फिजिकल प्रूडेंस यानी कि वित्तीय अनुशासन और आर्थिक
ग्रोथ को, विकास को कैसे साथ लेकर चले। अगर अभी हम बात करें तो जो वित्तीय घाटा है, अगर हम उसका पूरा जीडीपी का आंकड़ा उसके हिसाब से देखें तो 5.1 है, जिसे कहीं ना 5.6 है, जिसे कहीं ना कहीं 5.1 यानी कि 5.1% पर लाने की पूरी कोशिश होगी वित्त मंत्री साहिबा की। आपको दिखाएं वो तमाम तस्वीरें। वित्त मंत्री साहिबा बाहर निकल चुके हैं वित्त मंत्रालय से और पंकज चौधरी उनके साथ मौजूद हैं। ये वो तस्वीर जिसका इंतजार हम सुबह से करते, पूरी बजट टीम जिसकी मेहनत, हम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को भी देख सकते हैं, ये पूरी मेहनत उनकी आज, इसके नंबर आज मिलने वाले हैं बजट टीम के साथ। महिला वित्त मंत्री साहिबा यहाँ पर मौजूद है और वुमेन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसको लीड करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आज के इस बजट में उन्मुख जो विकास की बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, वो ये तस्वीर अपने आप में पूरी तरीके से एक एम्पावर्ड तस्वीर और पिछले एक चेहरे पे खुशी देखिए। पिछले 7 साल से ये एक जो तस्वीर होती है और लगातार हम हमेशा इसी वक्त साथ होते हैं। तस्वीरें के लिहाज से भी कह सकते हैं और वित्त मंत्रालय के बाहर की तस्वीर और वित्त मंत्री जी के चेहरे के जो भाव है, खुशी जाहिर करते हुए, तो एक विश्वास झलकता है कि उनका अपनी टीम पे विश्वास है, उनके हाथ में जो इस वक्त बजट है उस पे विश्वास है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक तरीके से आगे ले जाने का एक मादा रखता है। और ये तस्वीरें जिसमें आप आंचल जिक्र कर रही थी, वित्त मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री जी हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, इसके अलावा वित्त मंत्रालय के तमाम सचिव महोदय हैं जो अलग अलग विभागों में, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे और इनके बिना बिल्कुल इनके बिना बजट की कल्पना करना भी मुश्किल है। इनकी मेहनत है। और इस बजट में अगर हम देखें तो पिछले बजट में जिन 4 स्तंभों का हमने जिक्र किया, इस बार बहुत कुछ खास होने वाला है। जिस तरह से तमाम विश्लेषकों के इस पैनल से हमने चर्चा की है, ये वो दस्तावेज है, ये वो डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो डिजिटल इंडिया को तो बताता ही है, साथ ही साथ आर्थिक तस्वीर भी पेश करता है और उस आत्मनिर्भर भारत का एक दृश्य भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और यहाँ से सीधा राष्ट्रपति भवन पहुंचती हुई। और हम जानते हैं, जो लोग दिल्ली की इस इलाके से वाकिफ हैं, रायसीना हिल पर ही एक तरीके से राष्ट्रपति भवन ब्लॉक भी है और राष्ट्रपति भवन मुश्किल कितना 1 मिनट लगेगा पहुंचने मुश्किल। और ये जो 1 मिनट है उसमें आप समझिए कि इसकी एक औपचारिक ऐलान होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अहम, जैसा कि आरिंदर ने कहा। और उस लिहाज से उसके बाद जब वापस पहुंचेंगी यहाँ पर निर्मला सीतारमण, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और वो भी एक औपचारिकता है। लेकिन उसके बाद 11 बजे का वो वक्त जब इस बजट को पेश किया जाएगा। और बजट में खास तौर पर लगातार हमने देखा कि पिछली बार मेंटल हेल्थ पर फोकस था, हालांकि वो एंट्रीम बजट था। ये एक नई चीज थी और ये सरकार इस पूरे कार्यकाल में अगर हम देखें तो जानी जाती है कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके करने का। तो ये भी हम देखेंगे। तो राष्ट्रपति मुझे इन तस्वीरों में जिस चीज ने ज्यादा कैच किया वो था वित्त मंत्री महोदया की चेहरे की मुस्कान। और हम तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे, ये राष्ट्रपति भवन का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है और नॉर्थ ब्लॉक से बिल्कुल लगा हुआ राष्ट्रपति भवन है और वित्त मंत्री जी और उनके साथ उनकी जो टीम के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं अब राष्ट्रपति भवन। और ये वो मुस्कान जो वित्त मंत्री साहिबा की है वो मिडिल क्लास के चेहरे पर कितनी आती है और मिडिल क्लास और सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए क्या कुछ होगा, मैं वही जिक्र कर रहा था। लेकिन उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो एक विश्वास को झलकाती है कि उनको विश्वास इस बात का है कि उनके हाथ में जो बजट है वो देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए मादा रखता है। और क्योंकि सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हैं और अभी की इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग यही है कि वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से वित्त मंत्री जी राष्ट्रपति भवन के लिए निकली हैं और राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात करके वो बजट के मुख्य पहलुओं पर एक तरीके से औपचारिक तौर से उनको राष्ट्रपति महोदया को जानकारी देंगी। और वो जो तस्वीर आएगी उसमें देश की 2 सशक्त महिलाओं की तस्वीर होगी जो देश को आगे बढ़ाने में, देश को विकसित भारत बनाने में जो बड़ा योगदान दे रही है, उनकी एक तरीके से भूमिका भी साफ तौर से दिखाई पड़ेगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश कैसे विमेन लेड डेवलपमेंट की बात ही कर रहे थे और पहुंच भी है और गाड़ी पहुंच गई है और राष्ट्रपति भवन से लाइव बिल्कुल। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। तो खास तौर पर महिला, युवा, गरीब, किसान सबके लिए क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना पुश मिलने वाला है, साथ ही साथ एमएसएमई को क्या मिलेगा, कृषि जो क्षेत्र है उसकी क्या अपनी आकांक्षा है, वो क्या पूरी। वित्त मंत्री सीधा राष्ट्रपति भवन के अंदर जाती हुई और कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी। और वो तस्वीरें जिस तरह से आर्थिक सशक्तता का एक रूप पेश करेंगी और उस रूप के लिहाज से जिस भारत की आर्थिक प्रगति का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, 2047 तक विकसित भारत को लेकर क्या फॉर्मूला निकाला जाएगा वो अहम है। तो राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके वित्त मंत्री, वो अहम दस्तावेज उनके हाथ में था और उस अहम दस्तावेज से अब 11 बजे जब बजट पेश किया जाएगा तो बजट जब आएगा तो क्या क्या सबके लिए लाएगा, बहुत सी सौगात होंगी, ये सभी के मन में आस है, सवाल है। तो और आंचल, मुझे ध्यान है कि पिछली बार भी हम और आप ही इस बजट शो को कर भी रहे थे। बिल्कुल, मौसम साफ है और हमने देखा था कि
राष्ट्रपति भवन से एक तरीके से जब वो पहुंचेंगी तो वहां पे चाय पे चर्चा दिखाई पड़ी थी, क्योंकि जब वो नाश्ते की मेज पे संभवतः बैठी थी पिछली बार, और तो चाय पे चर्चा होगी बजट को लेकर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुनील देशमुख जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद। सुनील जी, एक तो ये कि जो कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है वित्त मंत्री जी के जो बॉडी लैंग्वेज से, वो क्या एक रिफ्लेक्शन देता है? दूसरा, मैं आपसे बैंकिंग को लेकर समझना चाहूँगा, क्योंकि बैंकों के पास में जमा जो होता है, जो वहाँ पे बचत होती है, उसको लेकर कुछ चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, जबकि इस प्रकार का जो पैसा है वो मार्केट में म्यूचुअल फंड्स वगैरह में ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो एक चुनौती है। उसको लेकर सरकार क्या करेगी? पहला कॉन्फिडेंस और दूसरा इस मसले पर और इसी पर एक चीज, क्योंकि लगातार हमने देखा कि डीमैट अकाउंट की संख्या इस वक्त सबसे ज्यादा है और लगातार बढ़ती हुई, यानी कि लोग इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का विश्वास इक्विटी पर जाता हुआ कितना बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर आप इस बात को मानते हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से? पहले तो मैं कहूंगा कि अर्थ मंत्री का जो कॉन्फिडेंस चेहरे पे दिख रहा है, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। लगातार 7वां बजट पेश करिए, चेहरे के मुस्कान से तो लगता है बजट काफ़ी अच्छा आने वाला है। लेट्स होप फॉर अ पॉजिटिव। और आपने जो बैंकिंग क्षेत्र में विकास की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल डिपॉजिटर्स जो होते हैं, जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इसको काफ़ी बढ़ावा देना चाहिए। आज के ज़माने में सारे जन जाके एवरी सिटीजन इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, तो ये स्मॉल डिपॉजिटर्स को कुछ सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव या कुछ बढ़ावा मिलना चाहिए इनको। तो ये एक मेरे को लगता है ये एरिया में आ सकता लेकिन है। लेकिन एक बहुत बेहतरीन काम वित्त मंत्री साहिबा ने किया था, खासतौर पर विलफुल डिफॉल्टर्स, एनपीएस के उस रजिस्टर को जो कि काले अक्षरों में था, अब हम देखते हैं कि वो बहुत सुधरता है, बैंकों की हालत सुधरती है। क्योंकि जब हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं, साफ तौर पर वो बैंकिंग सेक्टर है। उस लिहाज से कई आमूलचूल परिवर्तन बैंकिंग क्षेत्र में किए गए हैं। आपको क्या लगता है उस लिहाज से बैंकों की सेहत को और सुधारने के लिए, पीएसयू बैंकिंग को और सुदृढ़ करने के लिए, जिसमें आप प्राइवेटाइजेशन की भी बात करते हैं, क्या कुछ अहम ऐलान हो सकते हैं? मेरे को लगता है इसको कॉम्बिनेशन में देखना पड़ेगा हमको। डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, बिल्कुल एंटायर फिनटेक सेक्टर में हमको बढ़ोतरी और काफ़ी इंप्रूवमेंट सुधार लाना पड़ेगा। और एग्जिस्टिंग पीएसयू बैंकों को कैसे हम प्राइवेटाइजेशन करा के, पार्टली प्राइवेटाइजेशन करा के इसको बढ़ावा दे कि दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स आल्सो बिकम मोर प्रोफेशनल इन देयर अप्रोच, और इनकी लास्ट माइल सॉल्यूशन जो बोलते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। किया था बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, आप समझिए आपके घर बैंक पहुंचा है, खाते खोले गए, जनधन यानी जैम ट्रिनिटी का जब हम जिक्र करते हैं, वो जैम ट्रिनिटी कई देशों में एक मॉडल के रूप में है। आप यूपीआई देखिए, जिस यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस की हम बात करें, कई देशों के लिए आरेंद्र वो मॉडल के तौर पर स्थापित किया गया। हमने उसमें कई रिकॉर्ड हासिल किए हैं, और जिस ग्लोबल साउथ की मुख्य आवाज के तौर पर भारत आगे बढ़ रहा है, जिसका जिक्र वित्त मंत्री साहिबा ने G20 की इस बैठक में, जिसका दारोमदार भारत के पास था पिछले साल, उसमें भी किया था कि कैसे आर्थिक मोर्चे पर वो हिचक अब कम होती हुई नजर आ रही। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के क्षेत्र में लगातार वित्त मंत्री साहिबा ने फिनटेक को बहुत सरल और आम भाषा में यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की, ताकि तमाम जिस B2B बिजनेस की हम बात करते हैं वो यहाँ पर आए। और उस लिहाज से आज भी बहुत कुछ हो सकता है, जिसका जिक्र हमारे साथ जो विश्लेषक हैं वो कर रहे हैं। आर्य जी, सुनील जी, आपको लगता है कि जो फिनटेक का जिक्र आंचल ने किया, उस लिहाज से हम किस ग्रोथ मोमेंटम को जहां तक लेकर आए हैं, इसको हम कैसे आगे बढ़ाते नजर आएंगे, और इस दिशा में और क्या प्रयास किए जाने हैं ताकि हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत हो कि ना सिर्फ भारत के लिए, और जो बात आंचल ने कही कि हम दुनिया के लिए एक नज़ीर हैं, उदाहरण है, हम दुनिया तक उस व्यवस्थाओं को पहुंचा सके, उनके लिए हम और तरीके से सप्लाई चेन का काम करते नजर आए। इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी में एक चीज और, क्योंकि हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं भूल सकते, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये दो अगर हम कारक देखें कैसे सेतु के रूप में काम करेंगे जब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। हमको अगर पिछले 20-25 साल में हमारी इकोनॉमी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमको ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जो कि रोबस्ट है। और आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है, ChatGPT आया है, और हमने पिछले हफ्ते में देखा माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पे क्या हो गया, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड का कैसे डिस्टर्ब होगा। तो हमको ये भी सोचना है कि हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसे कम हो। और हमारी बैंकिंग सेक्टर में, फिनटेक में पर्टिकुलर, हमारी जो फिनटेक में आज अव्वल दर्जा हमारा है वर्ल्ड में। हमने ये भी देखा कोविड के टाइम पे हमारा पूरा डिजिटलाइजेशन की वजह से वैक्सीनेशन हमने जो जिस तरीके से मैनेज किया, अमेरिका भी नहीं कर पाया। तो ये सारे हमारे जो सुझाव है, ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसको हम आगे नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाए, और सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये खाली पहल लेके नहीं, इसको पूरे 10, 15, 20, 25 साल कंसिस्टेंटली बेसिस पे हम कैसे इसको सस्टेनेबल करें, और इसको पूरे जग को, विश्व को हम बताएं
कि हमारी इसमें ऊपर एक्सपर्टीज़ है एंड हम आपको ये दे सकते हैं। अच्छा, जो अभी जीपीआई की रिपोर्ट साझा हुई थी जिसमें G20 के शेयर पर अमिताभ कांत ने साफ तौर पर कहा कि भाई डीपीआई के लेवल पर हमने वो काम जो 50 साल में हम नहीं कर सकते, क्योंकि यही डिजिटल इंटरफेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की हम बात करें वो हमने 9 सालों में किया। और इस 9 सालों की ग्रोथ की जब हम बात करते हैं वो अपने आप में, खास तौर पे जब हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 में अपने साथ जोड़ा, इस बात की भी परिचायक है और एक बैरोमीटर हम मानते हैं कि हम डीपीआई में कई देशों से आगे हैं, कई देशों की मदद कर रहे हैं। जी, ये तो बिल्कुल बात सही आपने कही। हमने पिछले 9 साल में इतनी डेवलपमेंट और इतनी इंप्रूवमेंट की है, बैंकिंग एट योर फिंगर टिप। एंड आज आप देखो, आप रूरल एरिया में कहीं पे भी जाओ, आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। आप इवन आपके घर में जाके सब्जी ले, आपके दूध वाले को पेमेंट, ये वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। मैं अमेरिका में जाता हूँ, अमेरिका में रहता हूँ बहुत बार, तो वहाँ पे पेमेंट अभी भी कैश से होता है। अपने यहाँ कैश हैंडलिंग इज एब्सोल्युटली कम डाउन, नंबर ऑफ कैश काउंटर्स इन द बैंक्स आर रिड्यूसिंग, यूपीआई इज गोइंग एक्सट्रीमली वेल। तो आई थिंक हमने ऑलरेडी वर्ल्ड को दिखा दिया है कि हम अहेड है, बट अगले 5-6 साल में हमको इसके ऊपर अभी काफ़ी काम करना है और वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर अहेड ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज फिनटेक प्लेटफॉर्म्स आर कंसर्न, फिनटेक रिवोल्यूशन इज कंसर्न। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। और देशमुख जी, क्योंकि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात कर रहे हैं, उतना ही ज़रूरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्योंकि सरकार का जो निवेश है, जो खर्चा है, वो ढांचागत विकास को लेकर लगातार हम वो एक कंटिन्यूटी, निरंतरता देखते आए हैं। अगर हम एक दशक की बात करें, उस लिहाज से भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसके फंड्स को लेकर किस तरह से एक आगे बात बढ़ती नजर आएगी इस बजट में, चाहे वो सड़कें बनाने की बात हो, चाहे वो पोर्ट्स बनाने की बात हो, एयरपोर्ट्स बनाने की बात हो, हाईवे, वाटरवे, हर लिहाज से वो कहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है गुंजाइश और किस दिशा में? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ये बात भी आई थी, अब राज्यों की क्षमताओं को बढ़ाने पर फोकस होगा, तो क्या हम उस तरीके से कुछ एक अलग नई पहल भी देख सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल पूछा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे हाईवेज, हमारे वाटरवेज पे काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा। पिछले 5 बजटों में, पिछले 10 साल से इस सरकार ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में पैसा खर्च किया है, काफ़ी अच्छे रोड्स बनाए हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एवरी सिंगल इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर बजट इज गोइंग टू ऐड 1% और 0.5% टू योर जीडीपी। ये वर्ल्ड में प्रूव हुआ है। आप जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओगे, आपके सप्लाई चेन आपके दौड़ते हुए हाईवेज जो हैं वो परिचायक है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी सर पर दौड़ रही है। और क्योंकि कल जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब है उन्होंने बहुत अहम बात की, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो सवाल आरेंद्र ने किया, मैं उस पर चाहती हूँ आप थोड़ी रोशनी डालें कि बुनियादी ढांचे में जब निवेश की हम बात कर रहे हैं, बढ़ोतरी तो है ही, उसे और सकारात्मक अप्रोच के साथ आगे बढ़ाने के लिए खास तौर पर जो डेटा कलेक्शन है और रिपोर्टिंग का तंत्र है उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है, जिसमें राज्यों का समन्वय बहुत ज़रूरी है। कितना बड़ा अंग मानते हैं आप इसको जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जेस्टेशन पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा होता है? बिल्कुल भाई, सही बात कही आपने। इंफ्रास्ट्रक्चर का जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, इसमें कोलैबोरेटिव अप्रोच लेना पड़ेगा सरकार को। सेंट्रल गवर्नमेंट खाली इसमें एक आपको दिशा दिखा सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें, क्योंकि रास्ते सारे उनके स्टेट्स पे जाते हैं। तो लैंड एक्विजिशन, लैंड डिप्लॉयमेंट, लैंड अवेलेबिलिटी, ये सारे इश्यूज जो है तो सारे सरकारों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। यह हमारे देश के तरक्की के लिए है, खाली उस सरकार के तरक्की के लिए नहीं है। तो वी हैव टू हैव दैट कोलैबोरेटिव अप्रोच, और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी जो हम जिसको बोलते हैं, वो भी फंडा हम लेके आ सकते हैं। पीपीपी से काफ़ी पैसा भी सरकार का बच सकता है और डेवलपमेंट फास्ट हो सकती है। बिल्कुल, तो पीपीपी से अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था को कितनी गति मिलेगी, ये हर साल हम सवाल करते हैं, और ये आज के इस बजट में किस लिहाज से देखा जाएगा उस पर भी रहेगी सबकी निगाहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के उस पार भी 2 अहम विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस खास पेशकश में। वक्त एक ब्रेक का। दादी के हाथों का जादू